नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आप देख रहे हैं जनहित। जनहित में आज हम बात करेंगे बेसमेंट कोचिंग और मौत। बाकी हाथ जोड़ के सभी ने निवेदन है कि ऑनलाइन में इतने बेहतरीन टीचर हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बीते शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से मौत हो गई। तब से ये मामला लगातार चर्चा में है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई कोचिंग हादसे का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर हुई 3 छात्रों की मौत पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही ये भी पूछा कि क्या इस मामले में एमसीडी के अधिकारियों की जांच हुई। बेंच ने कहा, इस तरह की घटनाएं सिस्टम की नाकामी है और ये सब अफसरों की मिलीभगत से हुआ। सभी ब्लेम गेम खेल रहे हैं, किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी। एमसीडी अधिकारियों से पूछो कि नाली कहाँ है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो अपने एसी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। जूनियर अफसरों को सस्पेंड करके कुछ नहीं होगा। उधर इस दर्दनाक घटना के बाद छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र कोचिंग केंद्रों में अपनी पुख्ता सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों कुछ कोचिंग संचालकों ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा था। वहीं दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए नया कानून भी लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा कर दी है। आतिशी ने बताया कि जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा हुआ। आपको बता दें कि यहाँ भी 2 घरों में बेसमेंट में पानी भरने के कारण एक 4 साल के बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। ये घटना विश्वकर्मा इलाके में हुई है। हालांकि इस दौरान सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने एक व्यक्ति को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। इन घटनाओं के बाद जहां नगर निगमों के विकास और सफाई के दावे पर सवाल उठ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं दिल्ली की घटना के बाद सभी राज्य सरकारें सख्ती से कोचिंग सेंटरों की जांच कर रही हैं। व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है और कोचिंग सेंटर बिना मानकों के बेसमेंटों में संचालित हो रहे हैं। उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनको सील किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इन शहरों में ये छात्र क्यों तैयारी के लिए जा रहे हैं, जहां कोचिंग के नाम पर उनको मौत बांटी जा रही है। कोचिंग के नाम पर ये कोचिंग सेंटर मोटी मोटी रकम लेकर इन छात्रों का शोषण कर रहे हैं, जबकि सुविधा और सुरक्षा के नाम पर ये छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बीच मशहूर शिक्षक अवध ओझा ने भी जहां इन घटनाओं पर सवाल उठाए, तो वहीं उन्होंने छात्रों से अपील भी की है, क्यों आप लोग दिल्ली या किसी अन्य शहर में कोचिंग के लिए जा रहे हैं, जबकि आपको वहीं शिक्षक ऑनलाइन पर बैठे आपकी तैयारी करा रहे हैं। कम पैसों में आप अपने शहर में ही रहकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब इस घटना पर अवध ओझा ने प्रतिक्रिया दी है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो आम आदमी पार्टी का, जो एमएलएज हैं 90% वो आम आदमी पार्टी के, और जो सरकार है वो उनकी है। अब उन्होंने पहले जब चुनाव थे उसके पहले उन्होंने कूड़ा के ढेर के पास में फोटो खिंचाया था, लगा था कि 1 महीने के अंदर ही सारा बारा न्यारा हो जाएगा, लेकिन आज 2.5 साल में वो पहाड़ की तरह और बढ़ता जा रहा है। ये लॉगिंग की जो कोशिश थी, जो आज वाटर लॉगिंग हो रहा है, मैं 11 साल महापौर रहा हूँ और मैंने लखनऊ में बहुत बड़ी जो है वो जल भराव की समस्या थी। मैं ये नहीं कहता हूँ ख़त्म हो गया, लेकिन जो बरसात है उसके बाद हम लोग उस पर काम करते थे। जहाँ वाटर लॉगिंग होता था वहाँ सीवरेज का काम कराते थे, जहाँ वाटर लॉगिंग होती तो वहाँ नालों का निर्माण करा के उसका एक निकासी तय करते थे। नालियों के ऊपर जो हर गर्मी में नालियों के ऊपर, नालों के ऊपर, सीवर के ऊपर जो अतिक्रमण होते थे उसको हम लोग हटाते थे, और जो सिल्ट है उसको निकालने का काम हम लोग तली से, तली कहते, तली मीन्स नीचे से उसको हम लोग निकालने का काम करते थे। आज यहाँ भी वो मद है दिल्ली में, और छोटा मोटा मद नहीं, कई करोड़ के मद हैं। कहाँ चले गए? कब आपने नालों की सफाई कराई, कब आपने नालों का डाइवर्जन कराया? ये एक प्रश्न उठता है। तो मैं समझता हूँ कि इनको इसकी जिम्मेदारी बनती है, और जहाँ केंद्र सरकार की इनको जरूरत है वो केंद्र सरकार से बात करें। और हम बात कर रहे हैं बेसमेंट कोचिंग और मौत। आज इसी पर चर्चा मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अविरल मलिक जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमजीद अहमद जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यवीर सिंह अभिभावक संघ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय कुमार बंधु
प्रदेश अध्यक्ष अटेवा शिक्षक संघ से। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अविरल जी से। अविरल जी, अगर हम बात करें जिस तरीके की व्यवस्था दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में अब देखी जा रही, क्योंकि जब हादसा हुआ और उसके बाद जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो मानक विहीन तरीके से चलाए जा रहे हैं और उन पर अब कार्रवाइयां भी हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, सिर्फ मैं दिल्ली की बात नहीं करती, जो बीजेपी शासित राज्य भी हैं वहां पर भी इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब राज्य सरकारें जो हैं वो अब यहाँ अलग अलग राज्यों में जो कोचिंग सेंटर संचालक है वहां पर भी वो जांच पड़ताल कर रही हैं और जो मानक विहीन कोचिंग सेंटर है उनको सील किया जा रहा है। सवाल ये भी है कि पहले से ये सारी चीजें ध्यान क्यों नहीं दी गई और अब इस तरीके के जो कोचिंग सेंटर संचालित होते हैं उन पर आगे क्या ये सिलसिला आगे चलेगा या फिर ऐसे ही थम जाएगा, कुछ दिन बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? नहीं, जिस प्रकार की घटना दिल्ली में घटित हुई है ये बहुत दुखद है और जिस तरीके से जिस बेशर्मी के साथ आम आदमी पार्टी के नेता इसके ऊपर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, इस विषय को राजनीतिक रंग दे रहे हैं, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, इनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है। यही आज की आम आदमी पार्टी है जो कि सबको नजर आ रही है। मेयर दिल्ली में किसका है? आम आदमी पार्टी का है। शैली ओबरॉय दिल्ली की मेयर है, आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता चैनलों में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का अनुचित प्रयास करते हैं। विधायक की जिम्मेदारी है, पार्षदों की जिम्मेदारी है, मेयर की जिम्मेदारी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, दिल्ली की कैबिनेट की जिम्मेदारी है, दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है। इन्होंने क्या किया जनता जानना चाहती है। जिस जनता ने इन्हें वोट दी उस जनता को सताने का कार्य आम आदमी पार्टी ने किया, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने किया। इसीलिए जनता ने अविरल जी, आरोप प्रत्यारोप जारी है, आप दिल्ली आम आदमी पार्टी पर बरस रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी को दोष दे रहे हैं और इस दोषारोपण में भविष्य किसका बर्बाद हो रहा है? छात्रों का। जी, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, और चाहे वो बीजेपी के लोग हों या फिर आम आदमी पार्टी के लोग हों, जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और प्लस कार्रवाई करनी चाहिए थी और पहले से नजर बना के रखनी चाहिए थी। बेसपेन में कोचिंग चल रहा है तो वो चलता चला जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब एक हादसा हो जाता है तो सबको याद आ जाती है, अरे हमें तो और सारे कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण करना है, उसको देखना है। तो पहले क्या कर रहे थे आप? सो रहे थे, इंतजार कर रहे थे 3 लोग मरेंगे उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। और ये हमारे देश का प्रॉब्लम है, ये विडंबना है कि जब तक मौतें नहीं होती तब तक हम व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाते। जी नहीं, देखिए जो घटना हुई है ये लापरवाही के कारण हुई है, ये लापरवाही का नतीजा है। और लापरवाही किसकी लापरवाही? दिल्ली की सरकार की लापरवाही, दिल्ली की मेयर की लापरवाही, इनके अफसरों की लापरवाही, इनकी इस कारण ये घटना घटित हुई है। और जिस तरीके से इनके द्वारा कार्य किया जा रहा ये बहुत ही दुखद है। और आपने अभी कहा चाहे जो भी रिस्पॉन्सिबल हो, और रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल यही लोग हैं। इसीलिए जनता में आक्रोश है, जनता आक्रोशित है। जनता ने उम्मीद के साथ इन लोगों को चुना था, जनता ने उम्मीद के साथ इन लोगों को वोट देने का कार्य किया था, लेकिन उसके बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा? जिस तरीके से छात्रों की जानें जा रही हैं, क्या इन्हें जानों की परवाह है कि नहीं है? इस बात का इन्हें उत्तर देना चाहिए। ये लाशों के ऊपर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, ये जो भी काम हो उसके ऊपर एलजी के ऊपर आरोप लगाना प्रारंभ कर देते हैं। इससे ज्यादा आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं आता है, केवल ये एलजी का नाम जानते हैं। चलिए अविरल जी, कंसर्न दिखाते हैं थोड़ी, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत बात का विषय है। तमजीद जी, अभी यहाँ पर अविरल जी ने बड़े सारे आरोप लगाए और जवाब आपका भी मैं चाहूंगी, क्योंकि गठबंधन में तो आम आदमी पार्टी भी है और जिस तरीके से अब जितने भी अलग अलग राज्य हैं उन्होंने भी अब कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण करना शुरू किया कि जो मानक विहीन है उनको सील किया जा रहा है, इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतना देर से क्यों जाग रहे हैं? निश्चित रूप से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पीड़ित परिवार
के साथ कांग्रेस पार्टी की पूरी संवेदना है। तो बच्चे जो दुर्घटनावश जो शायद अगर रहते तो हो सकता है आईएएस बनते, आईपीएस बनते, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है। ये बेहद दुख की घड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, राजनीति का मौका नहीं था, लेकिन चाहे वायनाड की घटना पे हो, चाहे वो दिल्ली की घटना पे हो, और इनको लाशों पे राजनीति करने की आदत है। मुझे मौका लगता है आपको मिलता है तो आप छोड़ते हैं क्या? नहीं नहीं, बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी को इस समय संवेदना दिखलानी चाहिए लोगों के साथ, लोगों को गंभीरता दिखलानी चाहिए। आप सत्ता में हैं, आप दिल्ली में जो भी घटना हुई है, राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, एमसीडी की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते उतनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। चलिए तमजीद जी, हम एक बार मान लेते हैं कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो सरकार ही चला रही है वहां पर। थोड़ी जिम्मेदारी अगर आम आदमी पार्टी भी ले लेगी तो अच्छा लगेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी एमसीडी में है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी होते हुए भी केंद्र सरकार के जितने भी अफसर हैं, कल एक वीडियो भी जारी हुआ है, केंद्र सरकार के अफसर आप उनके देख रहे हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, एलजी किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहां सबको पता है, किसी से छुपा नहीं। देश और पूरे राज्य में इस बात को लेकर पूरी तरीके से सबको इस चीज का इल्म है कि एलजी किस तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पे क्या कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर। निश्चित रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, एमसीडी की भी जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी। केंद्र सरकार से पीछे नहीं हट सकती है। और हम मांग करते हैं, इतनी बड़ी घटना होने के बाद हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम केंद्र सरकार को इस समय सारे दलों का एक बैठक बुलानी चाहिए, जितने भी पर्यावरणविद हैं उनके साथ सलाह मशविरा करने चाहिए, लेकिन ये सब ना करके कोरी बयानबाजी कर रहे हैं। हम तो मांग करते हैं कि दिल्ली की, मणिपुर की तरह कम से कम दिल्ली आपके बगल में, वहां पहुंचना चाहिए आपको, वायनाड आपको पहुंचना चाहिए, जहां भी नेचुरल कैलेमिटी हो रही है वहां पे प्रधान चाहिए, अमित शाह जी को जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। लेकिन हम पर्यावरण नहीं सुनिए, पर्यावरण इसमें क्या करेंगे? वो नाले का पानी अंदर घुस जाता है, उसमें पर्यावरण कहां से आ गए? बात सुन लीजिए। अब आपका स्टैंड ये है, आम आदमी पार्टी का भी हो सकता है स्टैंड ये हो कि सरकार इसमें क्या करेगी, करेगा फिर कौन इसमें? वायनाड में जो दुर्घटना हुई है उसमें पर्यावरणविद का रोल है, नहीं है? कम से कम हम लोग को समझना तो पड़ेगा। क्यों नहीं, सब राम भरोसे है, जनता कर लेगी, सब खुद ही जनता ही करे। वहां जो पढ़ रहे हैं बच्चे वही कर लें खुद से, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार सिर्फ जब वोट मांगने होंगे तो घर घर जाएगी और उसके बाद वोट पाकर जीत जाएगी, सत्ता में बैठ जाएगी, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन नहीं तमजीद जी, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राहुल गांधी जी आज वायनाड के दौरे पे, प्रियंका गांधी जी वायनाड के दौरे पे, पूरी संवेदना है। और हमारी दिल्ली के भी जो भी लोग इससे पीड़ित हैं उनके साथ भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। सरकार जो भी अगर हमसे सुझाव मांगेगी हम देंगे, नहीं भी मांगेगी तब भी हम सुझाव देंगे, लेकिन मानना न मानना सरकार के हाथ में। सरकार ने अभी तक वो गंभीरता नहीं दिखलाई है जो गंभीरता हम लोग और देश की जनता अपेक्षा कर रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, थोड़े सुझाव आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ व्हाई आर यू टारगेटिंग ओनली बीजेपी? मैंने कहा तो कि जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है, जिम्मेदारी एमसीडी की भी है, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। मैं कहाँ इस चीज से मना कर रहा हूँ? हाँ, तो थोड़ा सा ज्ञान आम आदमी पार्टी को भी मिलना चाहिए ना। मैं सवाल आपका सुन नहीं पाया, क्या कह रही? मैं कह रही हूँ थोड़ा सा ज्ञान आपको आम आदमी पार्टी को भी देना चाहिए ना फिर तो। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, तो उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। नीति आयोग की बैठक में विपक्षी दल जाते नहीं है, सर्वदलीय बैठक में तो आपको लगता है विपक्षी दल जाएंगे शामिल? बिल्कुल, कौन सी बैठक में नहीं गए हम लोग, उनको बुलाना चाहिए, उनको पहल। ठीक है तमजीद जी, जाए ना जाए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन पहल प्रधानमंत्री जी को, सरकार को। हाँ, ये पॉइंट है ना, जाए ना जाए हाँ, वो अलग बात है। प्रधानमंत्री जी एक जरूर बैठक बुला लें। चलिए ठीक है, करनी चाहिए, पहल तो करनी चाहिए। ठीक है सत्यवीर, वापस आते हैं आपके पास तमजीद जी। सत्यवीर सिंह जी का रुख कर लेते हैं। सत्यवीर जी, इस तरीके के जो कोचिंग संचालित हो रहे हैं, बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, और जिस तरीके से बेसमेंट में कोचिंग चलाकर मौत एक तरीके से बांटी जा रही है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी शर्मनाक है। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये है कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, सबने अपने हाथ खड़े कर रखे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं अभी हमारे प्रवक्ता बीजेपी से बैठे हुए हैं, कांग्रेस से बैठे हुए हैं, और बीजेपी का एक दुर्भाग्य समझिएगा, जो रटी रटाई पद्धति है वही सुचारू रूप से हर जगह सुनने को मिलती है। अरे जनता जनार्दन ने कुछ ना कुछ 35, 36, 37, 38, 40% वोट तो दिया, भागीदारी तो आपकी भी है, और दिल्ली में और भी नहीं तो 7 सांसद आपको दिए हैं। आप इस तरह की राजनीति क्यों करते हैं? आपको क्या मिलने वाला है? इस जनमानस के जो है ना, इस जो आपको, जो मैं ही अपने शब्दों में कहना हूं, जो जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था,
आज आप उसके बीच में नहीं है। खाली राजनीति के सिवा कुछ दूसरा काम नहीं है आप लोगों के पास में। मैं अभिभावक संघ की तरफ से बोलता हूं कि आपने जनता को 7 सांसद दिए हैं आपको दिल्ली में, आप उस भागीदारी को निभाइएगा। अगर गलती एक दिन से नहीं हुई है, 3 से 4 दिन में, 1 महीने में, 4 दिन में, 5 दिन में, या 1 साल में, 5 साल में बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई है। ये कोचिंग सेंटर अब से पहले भी चलते रहे। एमसीडी में बीजेपी के मेयर भी रहे हैं, एमसीडी में जो है ना बीजेपी की सत्ता भी रही है, सारी चीजें बीजेपी की रही है। तो आज क्यों अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं? रातों रात ये सब चीजें खड़ी नहीं हुई हैं। तो उस रूप में मैं सभी से कहना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे बीजेपी है, अपनी भागीदारी जनमानस के रूप में निभाएं। हमारी आवश्यकता क्या है? आज हम किस रूप में, जो बच्चे हमारे आज अपने बीच से खो दिए, उनको हम किस तरीके से सांत्वना दें और आगे उनके भविष्य को किस तरीके से सुधार पर करें, ऐसी सोच की प्रवृत्ति को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वही रटी रटाई चीजें, एक दूसरे के आरोप प्रताप, अगर मैं समझना चाहूं तो आज इस राजनीति ने इस देश का जो ना बेड़ा गर्क कर दिया है। हर आदमी अपनी दुकानदारी चलाने पे तुला हुआ है। जनमानस के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है कि आदमी किसकी पीड़ा हुआ है, किसका बच्चा चला गया है, क्या क्या उम्मीदें थी उस परिवार के साथ में। दुर्भाग्य, मैं थू करता हूं ऐसी राजनीति पे, बड़ा दुर्भाग्य। मैं फिर कह रहा हूं, ये रटाई पद्धति बीजेपी को छोड़नी चाहिए। इसका पूरा और भी दिन आने वाला है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। धन्यवाद आपका। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को क्या कहा, और जबकि भारतीय जनता पार्टी आप जितनी भी आदरणीय महोदय जी जितनी भी बुराई करेंगे उतनी गर्त पे चले जाएंगे। आप बुराई करेंगे उतनी गर्त पे चले जाएंगे। आप लिख लीजिए बात को, आप जितनी बुराई करेंगे उतनी गर्त में चले जाएंगे। कोई कीमत नहीं है। आप दिल्ली में बीजेपी में दिल्ली में नहीं आ सकते आप लोग। विरल जी, जब आपको बोला जाए ना प्लीज तभी बोलिएगा, रुक जाइए जरा। तो आपने कुछ सोचा ही नहीं है। विजय कुमार बंधु जी का रुख कर लेते, प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक संघ से। विजय कुमार जी, इस तरीके के कोचिंग संचालन जो हो रहा है और जो संचालित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये समझना चाहिए कि इस तरीके की जो हादसा दिल्ली में हुआ वो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों को ये बात पहले से पता नहीं थी कि बेसमेंट में पानी भरता है। वो बात अलग है कि उन्हें आइडिया नहीं होगा कितनी स्पीड में पानी आ गया होगा। और अगर मैं आपसे जवाब लूंगी विजय जी, लेकिन उससे पहले वायनाड ले चलते हैं आपको, जहां पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। It's very difficult to speak to people in these circumstances because really you don't know what to say to them, you know. So it's been quite a difficult day for me, but we are going to try and help make sure that the survivors get what is their due. A lot of them want to be relocated, so I hope the government takes that into account. There is still a lot of work to be done here, but it's a huge tragedy. I'd like to thank all the people who are working here, the doctors, the nurses, the administration, volunteers. I'm very proud of everyone who's working here, but it's very, very sad to see. Rahul, you are connected. Is the opposition health center, is it the landslide is a national disaster? Well, let's see. I mean, to me, this is a national disaster for sure. But let us see what the government says. Sir, you are connected to Wayanad. Look, I don't think this is the place or the time to talk about political issues. People here require help. So I think the time right now is to make sure that all the assistance comes. There are people here who are in shock. They need medical assistance. So I think those are the things we should be discussing. Let me finish. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future. Sir, you are connected to Wayanad. You are connected to Wayanad. It is very deep in your heart. So how you feel after this disaster? And you are also part of this system. You are also part of this Wayanad. I feel
I feel how I felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died. And here people have not just lost a father. They've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it, it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. And I think we all owe these people respect, affection, and we should all be standing with them. And I'm very proud that a lot of people are standing with the people of Wayanad. In fact, the whole nation's attention is towards Wayanad, and I'm sure that the whole nation is going to help the people of Wayanad. Thank you very much. आपने ये जो यहाँ पे देखा है, लोगों से मिला है और राहुल जी भी पूरा इससे कनेक्टेड है, आपको कैसा लगा और क्या कहेंगे इन लोगों के साथ, आपका कैसा रिश्ता है, कितना क्लोज है आप? I feel very similar to what my brother feels. We have spent the whole day meeting people who have suffered. It's an immense tragedy. We've met a little boy who was holding on for 6 hours trying to save his mother, and he failed. Not just his mother, his whole family. His whole family. And he managed to save his grandmother, but he failed to save his mother. We can only imagine the kind of pain that people are suffering. And as my brother said, they've lost their entire families. So we are here to give as much comfort and support as we can, to help in any way we can. And I am also very proud to see how everybody is coming together, not just from Wayanad and from Kerala, but from the whole country, to help everybody who is going through this. And I think that at times like this, all of us should just do everything that we can to support our countrymen and those who are suffering. There's been a big tragedy in Himachal as well today. I think perhaps over 40 people have passed away there as well in a very similar situation. So our condolences and wishes for them also to get over this tragedy as best they can, and all our support and help to everybody. And I just have no words actually. Ma'am, there are so many kids, excuse me, there are so many kids who lost their whole family. Do you have anything in mind for them? So our state governments have also offered help. We are helping from here, and of course the administration here is also doing all they can. And when we're here tomorrow, we are thinking of sitting down and just charting out how many affected people there are, what all we can do, what help is coming, how much support is coming, and how we can assist especially the children who are left on their own. I think one thing is very clear, that everybody who has been affected, who is living in this area, most of them are saying that they don't want to go back and live in the same area, because it's not the first time it's happened there. So I think we'll have to think of some solution where they can be rehabilitated in a safer area. Yeah. Came back. और यहाँ पर वायनाड से ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे, जहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से वायनाड में लैंडस्लाइड हुई और अब तक 276 ये आंकड़ा मौतों का पहुंच चुका है, वहाँ पर आज प्रियंका गांधी और राहुल पहुंचे और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं बेसमेंट कोचिंग और मौत। दिल्ली में जो हादसा हुआ जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई, जो यहाँ पर आईएएस की पढ़ाई करने के लिए आए थे और यहाँ पर एग्जाम की तैयारियां करने के लिए आए थे, और जिस तरीके से बेसमेंट में पानी भरा
और उसके बाद 3 बच्चों की मौत हुई। उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मामला जब कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई। राज्य सरकारें अब इसको लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रही हैं। जगह जगह पर कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया जा रहा है, जो मानक विहीन पाई जा रही हैं उनको सील किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पहले से ये सारी तैयारियां क्यों नहीं की गई और अब इस पर काम किया जा रहा है जिस तरीके से। और अवध ओझा जी हैं, उनका भी ये साफ कहना है कि बच्चे अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जाते भी क्यों हैं कोचिंग के लिए। तो हम इस पर भी बातचीत करेंगे। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विजय कुमार जी का रुख लेते हैं। विजय कुमार जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं सबसे पहले तो इस हादसे को लेकर, और जिस तरीके से अब जो राज्य सरकारें हैं अलग अलग राज्यों की, वो अब कहीं ना कहीं जो मानक विहीन तरीके से कोचिंग संचालित हो रहे हैं, कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, उन पर उनको सील करने की कार्रवाई कर रही हैं। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस देश की राजनीतिक व्यवस्था इतना संहीन हो गई है कि जब हर विषय पर राजनीति करने लगते हैं। अभी मैं प्रवक्ताओं को सुन रहा था, मतलब बड़ा दुख हुआ। इस देश की 3 प्रतिभाएं चली गई, किसी के संतान चली गई, किसी के भाई, किसी का भतीजा चला गया। कितना दुख का माहौल है, कितनी दुख की बात है, और हम उसमें अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं कहता हूं इस बात को लेकर कि बेसमेंट में कोचिंग बनती क्यों है, कौन उसको परमिट करता है? ये सरकार का काम है। आज ये घटना हुई है तो सरकार उसको देख रही है कि हमें परमिट करना चाहिए। आज कोचिंग देख रहे हो, कल होटल ऐसे होंगे, कल सरकारी संस्थान ऐसे डैमेज है। आप कब इसको देखोगे? और एक राजनीतिक प्रक्रिया से हट के देखिए ना। राजनीतिक, ये देश की प्रतिभा मरी है। 3 बच्चे IAS बनते, वो जाकर के कहाँ पर क्या देश के लिए कितना बड़ा योगदान देता हो, उस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं। आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और इस देश की संवेदनाएं इतनी मर गई हैं, और जनता जब इन राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को सुनती है तो उसको बहुत पीड़ा होती है। मैं कह रहा हूँ कि चाहे कोचिंग का मामला हो या XYZ कोई हो, इसको परमिट कौन करता है? सरकारें करती हैं, सरकार के अधिकारी करते हैं। उस समय जब परमिट करते हैं तो उसको क्या देख के करते हैं? वो कौन सी नियमावली में है? बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की नियमावली है कि नहीं है? कि सरकार से कोई नहीं पूछा जा रहा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि दिल्ली वाले मसले पर तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा कि चलो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी भी जिम्मेदारी है, तो भाजपा की जिम्मेदारी है। वहाँ सारे के सारे सांसद आपके लगातार जीत के आ रहे हैं, आप कैसे उससे भाग सकते हैं? मैं कहता हूं कि आप एक तूतू मैमे करने के बजाय उसको एक सलूशन की तरफ बढ़ें और एक स्वतंत्र स्पर्धा और ना कर, मतलब आपसी द्वंद्व ना करते हुए उसमें एक सलूशन निकालें। सलूशन क्या है? सलूशन यह है कि जो नियमावली है उसके नियम से इतर जा करके उसको क्यों दिया गया परमिट? वो कितना बड़ी संस्थान हो, कितनी बड़ी कोचिंग संस्थान हो, मैं कहता हूं कि नियम के खिलाफ क्या एक आम आदमी के लिए नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बाकी बड़े लोगों के लिए कोई नियम नहीं होते हैं। कल्पना करो, जो अंबेडकर नगर से एक लड़की दिल्ली गई, कितने बड़े सपने संजो गई, और वो सपना क्या हो गया? उसका मौत क्यों में रूम बदल गया? इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मेरा बस इतना निवेदन है इन राजनीतिक दलों से, खासकर वहां सरकार दिल्ली से और दिल्ली के जो लोग और नुमाइंदे हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि जब इन चीजों को आप करें, आप जो नियमावली है, मैं यही बात नहीं मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तमाम ऐसे इंटर कॉलेज चल रहे हैं, 2 कमरे में इंटर कॉलेज चलाए जा रहे हैं। किसने दिया परमिट? कौन सी लोग कर रहे हैं? कल वहां हादसा होगा, फिर क्या होगा? तो आप जब हादसा होगा तो आप उसको चेक करेंगे, नहीं हादसा होगा तो चलने दीजिए। पुल गिर जा रहे हैं इस देश के अंदर, उस पुल को गिरने की जिम्मेदारी किन के पास आ रही है? तो समस्या यह है कि हम मूल मुद्दों को पीछे छोड़ करके राजनीति खेल रहे हैं। उसमें इस देश की जो नौजवान हैं, जो प्रतिभावान लोग हैं, उनका नुकसान हो रहा है। और राजनीति प्रवक्ताओं खासकर इस तरह के बिंदु पर बात करते समय ध्यान देना चाहिए। किसी के परिवार के बच्चे गए हैं, उनके सपने मरे हैं, तो ऐसी कोई बात ना बोले, ऐसी बात ना कि अगर आप कल्पना करें इस डिबेट को अगर उनके परिवार वाले सुन रहे होंगे तो वो सिर्फ इस व्यवस्था पे थूक रहे होंगे, करे कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर क्या चल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक लोग बहुत ही संवेदनशील होने चाहिए। उनको इस बात को समझना चाहिए कि हम किस बिंदुओं पर बात करने आए हैं। वो पॉलिटिकल मुद्दा है या संवेदना का मुद्दा है या इंसानियत का मुद्दा है, इस बात को गौर रखना पड़ेगा, तब चीजें हो पाएंगी। और मैं तो कहता हूं कि आपने शुरू किया, अच्छी बात है। कोचिंगों का आप चेक करिए, लेकिन मैं कहता हूं ऐसे तमाम सारे सरकारी संस्थान हैं जो जर्जर हैं। मैं लखनऊ में यहाँ की पुलिस लाइन जर्जर है। पुलिस के लोगों को यहाँ कमरे इस तरह टपक रहे हैं। तो अब कल हादसा होगा पुलिस के साथ, ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन होगा तो उसके बाद आप शुरू करेंगे। मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ
ऐसे तमाम सरकारी संस्थान हैं जो डैमेज हैं और सरकार सिर्फ भाषणबाजी कर रही है। प्राथमिक विद्यालयों के हाल बहुत बुरे हैं विजय कुमार जी, आपको तो पता ही होगा, शिक्षक संघ से हैं आप तो। प्राथमिक विद्यालयों में छत टपकती रहती है, बच्चे उसके नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये आलम है। मैं यूपी की अगर बात करूं तो कम किया जा रहा है, मतलब जिन चीजों, चिकित्सा और स्वास्थ्य का बजट इस केंद्रीय बजट में कम किया गया। क्यों बजट कम किया गया? शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए, स्वास्थ्य का बजट बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि शिक्षा एक चुनावी मुद्दा है नहीं हमारे देश में, इसलिए जो जनवादी मुद्दे उस पर कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई बात नहीं, इधर उधर की बातें करो, बस काम खत्म। चलिए ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। अविरल जी अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए, जिस प्रकार से इनके द्वारा कहा गया बिल्कुल सही बात है, इन विषयों पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के दायित्वों की, तो इस विषय को भी देखना चाहिए। आज डिबेट इस विषय पर भी 2 मिनट के लिए होनी चाहिए कि राज्य सरकार के क्या दायित्व होते हैं, मेयर के क्या दायित्व होते हैं, तो उससे खुलकर सुनिए, मेयर की बात, अभी मेयर की बात करें। एक मिनट अविरल जी, मैं लखनऊ में हूँ, कल पूरा विधानसभा हो गया था, एकदम डूब गया था। यही के मेयर आपके राज्यसभा सदस्य बने हुए हैं और वो अभी बता रहे गिना रहे कि लखनऊ में बड़ा शानदार हो गया, पूरा लखनऊ कल डूबा था। अविरल जी, ये तो आपको पता होगा कि कल लखनऊ का क्या हाल था। 2 घंटे की बारिश में राजधानी जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई थी। लोगों को इतनी समस्याएं हो रही थी, लेकिन उसका किसी से कोई सरोकार नहीं है। वहां के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का जो विषय है, इस डिबेट का जो विषय है वो दिल्ली के विषय पर ये मुख्य रूप से डिबेट फोकस है। अविरल जी नहीं, बात आपने कर दी तो मैंने बोल दिया। नहीं, आप गलत टॉपिक पर है। दिल्ली विषय नहीं है हमारा। पूरे देश में जहां जहां इस तरीके से कोचिंग संचालित होती है, हमारा विषय ये है। सिर्फ दिल्ली पर चर्चा करके क्या करेंगे हम? एक कोचिंग सेंटर को आप सुधार भी देंगे तो बाकियों का क्या? फिर मौत मिलेगी, फिर चर्चा करने आ जाएंगे। दिल्ली हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा कोचिंग सेंटर्स हैं जो इस तरीके से मानक विहीन तरीके से चलाए जा रहे हैं। और दूसरा टॉपिक जिस पर मैं अब बात करना चाहती हूँ वो ये है कि आखिर बच्चे अपना शहर छोड़कर दूसरे शहरों में पढ़ाई के लिए क्यों जाते? अव्यवस्था। और ये अव्यवस्था कौन क्रिएट कर रहा है? जो वहां की सरकार में है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। यूपी की बात कर लेते हैं अविरल जी, आपसे बताइए जरा। यूपी में मुख्य मुद्दा है, बिल्कुल सही बात है, अव्यवस्था मुख्य मुद्दा है, लेकिन नंबर 2 स्वतंत्रता भी है। सबको स्वतंत्रता है कि वो कहां जाना चाहता है, कहां पढ़ना चाहता है। अगर अवध ओझा जी का भी एक वीडियो आया, वो यही बात कह रहे थे कि जाने माने ऑनलाइन शिक्षक भी हैं, वो काफी ज्यादा लोग उनको सुनते हैं। उनका एक वीडियो आया, उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर बच्चे क्यों जाते हैं दूसरे शहरों में। और उन्होंने कारण बताया कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ दूसरे शहरों में या दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ने सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको उनके शहर में व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, ना ही उस तरीके का उनको एजुकेशन मिलता है कि वो दिल्ली ना जाए। मजबूरी में उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। तो आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? ऐसा तो है नहीं कि आपकी सरकारें हैं नहीं, या दिल्ली के पीछे ही पड़े रहेंगे? जी नहीं, देखिए, अब इस विषय पर व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए, राज्य दर राज्य चर्चा होनी चाहिए। किस राज्य में कितनी अव्यवस्था है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का हाल क्या था जब सपा की सरकार थी, क्योंकि मैं इस विषय का पॉलिटिसाइजेशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, इस दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में रखने के लिए यहां बैठा हूं, इसीलिए मैं इस विषय को रखने के लिए बाध्य हूं। मैं इस विषय को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार में क्या कुछ हुआ, हमने कितना विकास किया। इस आधार पर केवल मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं, ना कि मैं इस विषय पर राजनीतिक रोटियां से। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का निरंतर अविरल जी, आपके पास जवाब नहीं है फिलहाल। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बात कह रही थी, मैं इससे पहले यही बात कर रही थी, मैंने यही बोला। आपको पता है कि शिक्षा हमारे यहाँ चुनावी मुद्दा है ही नहीं। हम शिक्षा बेहतर करेंगे ये आप किसी भी राजनीतिक दल को सुनेंगे ही नहीं। वो हर राजनीतिक दल धर्म पर राजनीतिक रोटियां सेकता रहा है। हमारे देश में चुनावी मुद्दा है राम मंदिर, हमारे देश में चुनावी मुद्दा है मथुरा, हमारे देश में चुनावी मुद्दा है काशी, लेकिन हमारे देश में शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था मुद्दा है ही नहीं। तो आप कैसे बात कर लेंगे उस पर?
विकास के नाम पर भी आप क्या बताएंगे? सड़कें, राजधानी कल पूरी पानी में लबालब डूबी रही। मैं 2 मिनट में स्पष्ट कर दूंगा। करिए, स्पष्ट करिए। दूसरी सरकार को बिना दोषी ठहराए हुए जरा आप मुझे इसको क्लियर कट कर दीजिए। दिल्ली में आपने आम आदमी पार्टी को दोषी ठहरा दिया और अब आप मुझे ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ? जी नहीं, देखिए हर विषय को देखना होगा, हर पहलू को देखना होगा। अविरल जी की आवाज थोड़ी बढ़ाइए। हाँ अविरल जी आप कंटिन्यू करिए। जी देखिए 60 साल किसकी सरकार रही, इस विषय को भी देखना होगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या बंगाल में छात्र नहीं है? क्या बंगाल के छात्र अन्य राज्यों में नहीं जाते होंगे? क्या बंगाल के जो छात्र हैं उनके लिए वहां की सरकार ने क्या सुविधा? अविरल जी शिक्षा का बजट केंद्र सरकार ने कम किया है। अविरल जी की आवाज थोड़ी बढ़ाइए प्लीज। अविरल जी केंद्र में 7% शिक्षा का बजट कम किया गया, क्यों किया गया है? आप उसका जवाब दीजिए। शिक्षा का चिकित्सा का बजट क्यों कम? आप अपने एंगल से देखना चाह रहे हैं, मैं जनता के दृष्टिकोण से देख रहा हूं। फर्क केवल इतना है, केवल एक एंगल से मत देखिए, केवल एक चश्मे से मत देखिए। आप शिक्षा का बजट कम क्यों, उसको बताइए ना। आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप बजट बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, हमको बताइए ना आप इस बात को। ये डिबेट हो रही है, ये डिबेट किस कारण हो रही है? आज हम इस विषय को उठाकर किस लिए बैठे हैं? क्योंकि दिल्ली में घटना हुई है, लेकिन जयपुर में हुई है। जयपुर का भी जिक्र कर रहे हैं आप, दिल्ली कर रहे हैं, हम जरा जयपुर की भी बात कर लेते हैं। जयपुर में भी अभी कल हादसा हुआ जहां पर बेसमेंट में पानी भर गया, एक 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। ठीक है, तो बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात सारे राज्य की है, हर पूरे देश की है। और समस्या मैं ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही हूँ विरल जी, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं राज्य सरकारों को दोष दे रही हूँ, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। आई रियली डोंट केयर, लेकिन मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो कृपया करके उस पर ध्यान दीजिए। तमजीद जी, ठीक है, अविरल जी रुकेगा। तमजीद जी, मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी। जिस तरीके से अवध ओझा जी का जो बयान है कि बच्चे क्यों बाहर जाते हैं, आप ऐसी व्यवस्थाएं करके दीजिए। और हम सवाल यही उठा रहे हैं कि तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि वो शिक्षा पर फोकस करे, व्यवस्थाएं करे, ताकि लोगों को दूसरे शहरों में ना जाना पड़े। देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है, आइडियली होना तो ऐसा ही चाहिए। लेकिन नहीं हो सकता है। इससे आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें स्थापित हो गई हैं, जो चीजें स्थापित है वो कुछ दिनों तक स्थापित रहेंगी। ये ओवरनाइट चीजें तो नहीं कि ओवरनाइट आप इसको चेंज कर दें, लेकिन चेंज क्या हो सकता है? कंप्लायंस चेंज क्या होता है? सरकार की नीति चेंज क्या हो सकती है? सरकार की नीयत। तो वो करने के लिए मुझे लगता है केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। उनको जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स है, क्या बेहतर किया जा सकता है पर्यावरण को लेके या कंप्लायंस को लेके, बिल्डिंग बनाने को लेके क्या कंप्लायंस होना चाहिए, इनको लेके क्या पहल की जा सकती है, ये पहल सरकार को करना चाहिए और उस पर बात करना चाहिए। लेकिन उम्मीद इसलिए कम है, मैं बहुत राजनीतिक बयाजी करने के मूड में था नहीं आज, लेकिन बोलना इस वजह से पड़ रहा है कि अविरल मलिक जी सबको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जस्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग टू हिमसेल्फ। अभी छोड़ दीजिए सारी बातें, मैं तो कह रहा हूं कि आप दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, वायनाड की बात छोड़ दीजिए, हर जगह की बात छोड़ दीजिए। आप संसद भवन जहां प्रधानमंत्री सहित 543 सांसद बैठते लोकसभा में, कल वहां पानी भरा है, आपको पता है ये बात? वहां की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब उसमें भी बता देते कि एमसीडी की जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी। तो आप समझिए भ्रष्टाचार का स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि जो संसद अमृतकाल में बनी हुई है वहां पानी गिर रहा था, पानी भर रहे थे अधिकारी वहां बैठ के, उसके लिए किसकी जिम्मेदारी ठहराए? हो सकता है ज्यादा पानी भर जाए तो वहां पे भी बेसमेंट है, हो सकता है कि वहां पे भी हादसा हो जाए, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? तो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त बहुत, मुझे लगता है कि अपना एनालिसिस करने की जरूरत है कि बयानबाजी रोक के इस वक्त पहल करें। सरकार को पहल करनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को बुला के इस पे बात करनी चाहिए, सिर्फ बयान नहीं देना चाहिए, वरना बयान आपको बहुत महंगे पड़ जाएंगे, राजनीतिक बयान। क्योंकि जनता ये भी देख रही है कि जिस संसद भवन को आपने बनाया था वहां पे पानी छूने लगा है। तो इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा भी है, देश की भी आपसे अपेक्षा है, मेरा आग्रह भी है कि आप इस चीज को, बात को आगे रखिए कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी स्टेक होल्डर, सबकी एक अविलंब मीटिंग बुलाएं, जो भी सुझाव आए उसको इंप्लीमेंट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।
और बाकी जो ओझा साहब का जो सुझाव है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुझाव है। उस पर विचार सरकार को करना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था कायम करे और रोजगार के ऐसे साधन मुहैया कराए कि लोगों को बाहर ही ना जाना पड़े। इससे अच्छा क्या हो सकता है? और हम तो कोशिश करेंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इसको निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। अरे कि क्या ऐसा बेहतर तो किया है जा नहीं कि सकता पूरे देश में कांग्रेस साफ हो चुकी है। जहां कांग्रेस है वहीं शुरुआत कर लीजिए। क्या क्या साफ हो चुकी है? नहीं, कहाँ साफ क्या हो चुकी है? साफ हो चुकी तो तमजीद क्या जी, आपने सुना मैंने क्या कहा? अब समझ नहीं लीजिएगा। हाँ, अगर मैं सवाल नहीं तमजीद समझ जी, पाऊँ, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जहां पर कांग्रेस है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश में कांग्रेस साफ हो चुकी है। कांग्रेस शासित प्रदेश भी है, वहां पर आप व्यवस्थाएं करना शुरू कर दीजिए, तो शायद बीजेपी वाले कुछ सीख ले लें आपसे। नहीं, निश्चित रूप से आप सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है और निश्चित रूप से हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कर्नाटका आप देख लीजिए, बैंगलोर हमने हब बनाया है। आप देख लीजिए, पूरे देश से लोग आते हैं बैंगलोर में नौकरी करने के लिए। हमने महाराष्ट्र को इतना डेवलप किया कि मुंबई में आप देख लीजिए कि लोग पूरे दुनिया देश से रोजगार के लिए मुंबई में आते हैं। जयपुर का कोटा शहर हमने इतना डेवलप किया कि वो पूरा शिक्षा की राजधानी बन गई। तो हमारा प्रयास ये रहता है और आपके सुझाव हम लोग बिल्कुल मान रहे हैं। उस सुझाव पे और भी जो बेहतर हो सकता है, हमारी सरकारें उस पर काम करेंगी। अविरल जी, लेकिन आप हमारे बनाए हुए जो IT हब है आज, ठीक है अविरल, आपका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। माफी चाहूंगी कि आपको देरी से ले रही हूँ मैं। का निजीकरण बंद होना चाहिए और ये जो उच्च शिक्षा के मानदंड हैं, ये मेरे दृष्टिकोण में सरकारी होने चाहिए। सरकार जिस प्रकार से प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल बनाती है, उसी प्रकार से ये शिक्षा के बड़े बड़े मंदिर भी बनने चाहिए, जिससे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। माँ बाप का जो पैसे का दोहन है वो रुक जाए। माँ बाप बेचारे पता नहीं कहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए। हमारे माता पिता ने भी किया। हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी में। हम 4 भाई थे, चारों शिक्षा जो है सरकारी स्कूल में हमने ग्रहण की और 3 भाई रेलवे से वेल रेपुटेटेड पोस्ट से सेवानिवृत्त हुए। एक भाई मेरा प्रोफेसर से पोस्ट से सेवानिवृत्त हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। मेरा बेटा जो है छोटे वाला, वो वकील है इसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में और CS है वो। उन्होंने CS की शिक्षा और जो कुछ भी है ट्रेनिंग वगैरह जो कुछ भी था, वो सारा कोर्स उन्होंने घर में बैठ करके अपने स्वयं के विवेक से किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप का जो फर्ज है वो अपना फर्ज निभाते हैं। हमारी माँ हमें 3 बजे उठाती थी रात को और दूध में घी डाल करके देती थी, सिर्फ इसलिए कि नींद ना आए और शरीर में जान रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप अपना दायित्व निभाते हैं। आपके माता पिता ने आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाई, आज आप के न्यूज पर है। भगवान की कृपा से आप किसी और बढ़िया न्यूज चैनल पर भी जा सकती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माता पिता अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं कि साथ साथ सरकार का दायित्व है। जिस प्रकार से अभी एक नेताजी बोल रहे थे कि हमने हब बना दिया, हमने कोटा को बना दिया। कोटा को आपने नहीं बनाया, कोटा को बिहार के बच्चों ने बनाया। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और सुरेश अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा करेगा। सुरेश जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, सुरेश जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविरल जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, मुझे सत्यवीर जी और विजय जी का भी रुख करना है। जी नहीं, देखिए जी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, यहाँ राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इंसानियत प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए, इसीलिए उस आधार पर बात की जानी चाहिए। और अगर ये राजनीतिक आरोप हमारे ऊपर लगाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करने का ये प्रयास कर ही रहे हैं, तो उसके साथ साथ मैं भी कह सकता हूं कि 60 साल इनकी सरकार रही। 60 साल में इन्होंने क्या किया? बैंकों में खाते भी हमने खुलवाए, और ये क्या करेंगे इससे अधिक? ये बैंकों में खाते नहीं खुलवा सके। शिक्षा की बात जी, मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि ये जो है ये थोड़ा सा राजनीतिक टूल ना पकड़े, आरोप प्रत्यारोप ना रहे। अगर उन्होंने गलत किया तो आप पर अपने टॉपिक पर रहिए। लेकिन हम ये देख रहे कंटिन्यू, आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ कह दिया है तो मुझे उसका कटाक्ष करना है। जी देखिए, मेरे पास बहुत से घोटाले, जी
नहीं, मेरे पास बहुत से घोटालों की सूची मौजूद है। आपके पास है तो वो लिस्ट हमारे पास भी है ना, लेकिन वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। खैर, सुरेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा करें। वर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोचिंग के नाम पे पैसा ज्यादा खींचा जाता है, शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं होती है। छात्र के माता पिता इतना पैसा लगा के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी उम्मीदों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, मगर कोचिंग सेंटर में पैसा ले लिया जाता, पढ़ाई के नाम पे खिलवाड़ किया जाता। ऐसे लोगों को ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए बच्चे के भविष्य में। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनको सोचना चाहिए वायनाड में क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, वहाँ जाके देखें। और वहाँ की जनता, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, जाके वहाँ से देखें समस्या, लोगों को बचाने का प्रयास करें। ठीक है, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। सत्यवीर जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। ये निवेदन करना चाहूंगा कि संबंधित जो आज का विषय है उस पर थोड़ा सा विशेष चर्चा रहे कि ये विशेष मुद्दा बहस होगा तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। आज हम अमरेली से पहुंचना चाहते हैं कि आपका क्या क्या सहयोग जयपुर में रहा या दिल्ली में रहा, बताइए अमरेली जी, थोड़ा सा क्या क्या सहयोग किया अभी जनमानस के बीच में। आप किन लोगों को आपने ढांढस बंधाया, किन लोगों के बीच में गए। आपके बहुत साथ सांसद हैं, पूरी दिल्ली केंद्रीय सरकार वहां पे बैठी हुई है, आप बताइए ना किनकी सहायता अभी कर पाए आप लोग। क्या 10 आदमियों की टोली लेके आप पहुंचे वहां पे, बताइए आप एक तस्वीर मुझे बता दीजिएगा किन लोगों की मदद कर पाए आप। इन कुछ नहीं रखा, आप जितनी भी इन बहस में चले जाएंगे, आप नीचे आके चले जाएंगे। पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। अविरल मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, पूरे मामले को मॉनिटर कर। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का सपोर्टर हूँ, पर इन आदतों को सुधारने मेरा आपसे निवेदन है। हम बहुत पीछे चले गए। नहीं, सत्यवीर जी देखिए, आरोप नहीं, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे अपना शहर छोड़कर दूसरे शहरों में पढ़ाई करना जो आते हैं, उसका आप क्या बड़ा कारण मानते हैं। जैसे अवध ओझा जी का साफ तौर पर कहना है कि व्यवस्थाएं अगर आप बेहतर करेंगे तो शायद ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई को लेके हर शहर में एक इंस्टीट्यूट जो है ना, कॉमन फैसिलिटी ऐसी बनाई जाए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वहां पे कॉमन फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो कोई भी शहर हो, कोई भी किसी की सरकार हो। ये केंद्रीय सरकार का एक दायित्व बनता है कि वहां पे जितना भी ट्यूशन सेंटर है, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहा है, अभी कॉमन सेंटर इस तरीके से बनाए जो उस तरीके के बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो आज आने वाले समय का भविष्य है, उनको हम उसी शहर में वो चीजें उपलब्ध कराएं। ये शिक्षा का जो है ना एक ध्यान देना चाहिए, ये मेरा निवेदन है, बस बार बार यही निवेदन। विजय कुमार जी, क्या राय? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि ये शिक्षा और चिकित्सा ये पूरी तरह सरकार के हाथ में होना चाहिए, और सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं, पर नियत की कमी है। मैं कहता हूँ ये कोचिंग सेंटर सरकार क्यों नहीं अपने हिसाब से संचालित करती है, या उसको नमूने के रूप में रख देती है। जैसे 2-3 सेंटर खोले गए हैं, बहुत छोटे छोटे खोले गए हैं, सुविधाएं नहीं है। हम कहते हैं इसको अपने सरकार हाथ में क्यों लेती है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन आपको लगता है दिस इज द सॉल्यूशन, सरकार अपने हाथ में ले लेगी तो और भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेट कोचिंग चल रही मैडम, इतना शोषण हो रहा है, और गरीब बच्चे अपने गांव से कैसे कैसे किताब, कैसे कैसे फीस की व्यवस्था कर रहे हैं, वहां भी शोषण का इंतहा है। देखिए, सरकारी व्यवस्था में हम नहीं कहते कि पूरी पारदर्शिता हो सकती है, लेकिन जो शोषण निजी संस्थानों में है उससे कहीं गुना कम होगा, और अगर होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको बेहतर करे। हम कहते हैं कोचिंगों की व्यवस्था का संचालन भी सरकार अपने हाथों में लेकर के सरकारी मद से अगर अपने गरीब बच्चों को इस देश के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करे तो हमको लगता है ज्यादा बेहतर सलूशन निकलेगा। लेकिन मैं एक बात फिर कह रहा हूं, ये भाजपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है, ये सबके मिलकर के शिक्षा राष्ट्रनीति है, चिकित्सा राष्ट्रनीति है, और ये नौजवान बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। इन पर कोई पार्टी की बात ना किया जाए, बल्कि ये सलूशन निकाला जाए कि कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो ऐसे छोटे छोटे कमरों में बच्चे रह रहे हैं, और जिनमें हवा और पानी नहीं, हवा और प्रकाश नहीं जाता है, ऐसे हालातों में बच्चे। तो अगर छोटे छोटे शहरों में भी सरकार व्यवस्था इस तरह कर दे तो निश्चित रूप से कोई बच्चा अंबेडकर नगर से दिल्ली नहीं जाना चाहेगा, अगर उसको शिक्षा की व्यवस्था पास में मिल रही है। वो मजबूरन जाता है कि हमें अच्छा करना है तो हमें किसी तरफ देखना है जहां बेहतर हो रहा है, वो इसलिए भागता है। कोई भी माँ बाप नहीं चाह ठीक है, अविरत जी फटाफट अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।
जी जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए और उस दिशा में हम कदम निश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई दखल नहीं। भ्रष्टाचार समाप्त होगा तो जनता के लिए पैसा वो खर्च होगा, शिक्षा के क्षेत्र में पैसा खर्च होगा, छात्रों के हित में, विद्यार्थियों के हित में वो पैसा खर्च होगा। इसमें किसी को दो राय नहीं होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार समाप्त होगा तभी देश का विकास होगा, अगर भ्रष्टाचार समाप्त होगा तभी देश के लोगों की जानें बचेंगी, अगर भ्रष्टाचार समाप्त होगा तभी अफसर जनता के लिए निरंतर निष्ठा के साथ काम करेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करना आवश्यक है। और चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाना चाहिए और आगे इस तरीके की कोशिशें भी होनी चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित में बात कर रहे थे बेसमेंट कोचिंग और मौत जिस तरीके से बेसमेंट पर कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। फिलहाल राज्य सरकारों ने अब कहीं ना कहीं कदम उठाया कि ऐसे कोचिंग संचालकों को अगर वो मानक विहीन है तो उनको सील करने का काम किया जा रहा है। हालांकि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की भी कहीं ना कहीं जरूरत समझ में आती है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।